नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सोमवार का दिन, हफ्ते की शुरुआत। तो आइए बिहार चुनाव के आपको ताजा आंकड़े बताते हैं। 2 सर्वे इस वक्त मेरे हाथ में हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। इनमें से किसकी कहानी सच साबित होगी, किसकी गलत, ये आपको हमारे मेहमान बताएंगे। तो इन 2 सर्वे की बात हम लोग करें उससे पहले कुछ बिहार में कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरीके से उखड़ चुके हैं तेजस्वी यादव से। अब वो जिस किस्म की बातें अपनी सभाओं में कर रहे हैं तेजस्वी को लेकर, बहुत भारी पड़ेगा, मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता। अब सीमांचल का लड़का पटना में कुर्सी डालकर पैर पे पैर रख के कहेगा, लो मुझे इंसाफ दो। इस किस्म की बातें, इस किस्म के डायलॉग, उनको क्या बात इतनी बुरी चुभ गई तेजस्वी की, वो मैं आपको बताऊंगा। योगी जी ने आज एक और डायलॉग दिया। उन्होंने कहा बिहार में 3 लोग घूम रहे हैं, अप्पू, पप्पू, टप्पू। पप्पू कौन है, टप्पू कौन है, ये आप जानते हैं। पप्पू किसी का नाम दिया हुआ है, टप्पू किसी का नाम है, तीसरा उन्होंने रख दिया अप्पू। तो इसकी बात भी हम लोग करेंगे। प्रशांत किशोर के लिए अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहां पर ABC और P टीम भी घूम रही है, सावधान रहना। आप जानते हैं उनका बचाव किसने किया? ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा है अपने दम पर और उसको किसी की ABC टीम बता देना, तो इसका मतलब आप संविधान में यकीन नहीं रखते, इसका मतलब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं चाहते। आप तो सब चाहते हैं कि लोग या तो इस तरफ खड़े हों या उस तरफ खड़े हों। तो मजेदार बातें हो रही हैं बिहार में। आप देखिए, अब ज्यादा वक्त ही नहीं बाकी है। 3 दिन, आज 3 तारीख हो गई। कल शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो पार्टियों के पास कुल जमा अभी ये कोई 24-30 घंटे का वक्त जो है वो बाकी है। इसी में जिसको जो कह लेना है वो कह लेना है। फिर कल के बाद हम आपको सर्वे भी नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए शुरुआत आज के प्रोग्राम की 2 सर्वे से। सर आपने देखा, झांक तो नहीं लिया सर्वे मेरा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। आपके अपना भी तो होगा ना सर्वे? ठीक है, तो अपने अपने सर्वे भी बताइएगा। पहला सर्वे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दैनिक भास्कर अखबार का सर्वे है। मैंने आपको पहले भी इसका एक हिस्सा बताया था, कुछ रोज पहले, 2 रोज पहले। ये क्वालिटेटिव सर्वे कह सकते हैं इसको। ये सीधे फोन करके या ग्राउंड पे जाकर आप किसको वोट देंगे पूछने वाला सर्वे नहीं था। ये इन्होंने अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स से, और उनका दावा है कि हमारे सैकड़ों रिपोर्टर ग्राउंड पर हैं, और उसके अलावा जो सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह हैं उन सब से बात करके, शहर में लोगों से बात करके ओपिनियन फॉर्म की है। इन्होंने जो फर्स्ट फेज का सर्वे दिया था, जल्दी से मैं आपको वो बता देता हूं। हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था इसको। पहले फेज में जो है कुल 121 सीटें हैं, और उसके हिसाब से इनका सर्वे ये कह रहा है कि इसमें बीजेपी 48 सीटें लड़ रही है, उसको 41 से 42 सीटें मिल सकती हैं। सर कोई मेरे लिए अगर स्ट्राइक रेट निकाल दें, आप ये कंप्यूटर खोल लें, स्ट्राइक रेट हमको पता चलता जाएगा। बीजेपी फर्स्ट फेज में, इनका कहना है 48 सीटें लड़के 41 से 42 सीटें जीतेगी। जेडीयू 57 सीटें लड़कर के 35 सीटें जीत सकती है। एलजेपी रामविलास पासवान 13 सीटें लड़ रही है और वो केवल 1 सीट जीतेगी इनके मुताबिक। और आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, वो इन पहले फेज में लड़ रही है 2 सीटें, उसको 1 भी सीट नहीं मिल रही है। चलिए मैं ये काम कर देता हूं आपके लिए। तो 42 डिवाइडेड बाय 48, देखिए बीजेपी का स्ट्राइक रेट कह रहे हैं 87.5%, 87.5। ये करीब करीब 2010 वाला स्ट्राइक रेट है। जेडीयू जो के लिए जो बात इन्होंने प्रेडिक्ट की है, अगर वो सच हो जाती है तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट जो है वो होगा तकरीबन 61.4%, 61% के करीब। एलजेपी रामविलास की स्थिति जो है वो बड़ी खराब बता रहा है ये सर्वे। तो उसके हिसाब से इनका स्ट्राइक रेट होना चाहिए मात्र 7.7%। जो वोट मिला था पिछली बार पिछले चुनाव में एलजेपी को 2020 में, उससे भी खराब, उससे भी कम स्ट्राइक रेट। परसेंटेज में इतना वोट था, इस बार स्ट्राइक रेट बताया जा रहा है और आरएलएम का स्ट्राइक रेट 0 बता रहे हैं। तो ये तो बात हुई पहले फेज की स्ट्राइक रेट की। बीजेपी का स्ट्राइक रेट फिर 87%, जेडीयू 61%, एलजेपी रामविलास केवल 7.5%। अब आइए भास्कर के सर्वे में ऑपोजिशन के लिए क्या बताया। पहले फेज की 121 सीटों में से वो बता रहे हैं कि आरजेडी 72 सीटें लड़ रही है और 72 सीटों में से ये 32-33 सीटें ले रही है। मैं बेस्ट केस सिनारियो का आपको बता रहा हूं स्ट्राइक रेट। तो इनका स्ट्राइक रेट है मात्र 45.8%, 46% लिख लेते हैं इसको। चलें, कांग्रेस 24 सीटें लड़ रही है, लेकिन इनके मुताबिक जीतने की संभावना उसकी केवल 2 सीट पर, 14.2% स्ट्राइक रेट। और पिछली बार ये 70 सीटें लड़के 19 सीट लाई थी। तो पिछली बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो था वो 27% था। इस बार ये बता रहे हैं 14% स्ट्राइक रेट मात्र कांग्रेस पार्टी का रह सकता है। वीआईपी 6 सीटें लड़ रही है पहले फेज की, लेकिन उसके मुताबिक कोई सीट नहीं आएगी। लेफ्ट जो है वो 22 सीटें लड़ रहा है और इनके मुताबिक 6 सीटें आनी चाहिए 22 में से। तो इनका स्ट्राइक रेट लगभग 27% के करीब है।
आईआईपी गुप्ता जी की पार्टी 2 सीटें लड़ रही है, एक भी सीट को नहीं जीत सकती। तो ये पहले फेज की कहानी है। मैं इन्होंने पूरे नंबर दिए हैं इस भास्कर के सर्वे ने, सारी 243 सीटों के। फिर रिकैप कर रहा हूं आपके लिए। भास्कर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को फर्स्ट फेज में 87 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 41-42 सीटें, जेडीयू को लगभग 61% स्ट्राइक रेट के साथ 35 सीटें, एलजेपी रामविलास पासवान मतलब चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 1 सीट, 7.5% का स्ट्राइक रेट, आरजेडी को लगभग 46% स्ट्राइक रेट के साथ 32-33 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब 14.2%, उसको केवल 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और लेफ्ट को 6 सीटें मिल सकती हैं पहले फेज में 27% के स्ट्राइक रेट के साथ। अब ये तो हुई पहले फेज की बात। सेकेंड फेज में इन्होंने बहुत डिटेल्ड आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन जो गठबंधन का डेटा दिया है, सेकेंड फेज की 122 सीटों में एनडीए को ये दे रहे हैं 66 सीटें 66, और महागठबंधन को दे रहे हैं 49, और अन्य को दे रहे हैं 7। इस अन्य में सब है, निर्दलीय भी है और बाकी और पार्टियां भी। इन्होंने जन स्वराज का अलग से कॉलम इसमें नहीं लिखा है। तो अगर इनको आप जोड़ दें तो फर्स्ट और सेकंड फेज की सीटों को, तो इनके मुताबिक 243 में से ओवरऑल एनडीए को मिलनी चाहिए 142 से 145 सीटें। मैजिक फिगर है 122 सीटें मिलने पर बहुमत आता है, और उससे भी लगभग 20 सीटें ज्यादा मिल जानी चाहिए एनडीए को, ऐसा भास्कर का सर्वे कह रहा है। महागठबंधन का जो ग्राफ है वो 89-91 के करीब जो है, 90 के आसपास ठहर जाएगा, ऐसा इनका मानना है, और अन्य को 11 से 13 सीटें मिल सकती हैं। इसमें एआईएमआईएम भी होगा, पिछली बार उसको 5 सीट मिली थी, और इसमें जनसुराज भी होगा। तो सब और इंडिपेंडेंट सब मिला के 11 से 13, महागठबंधन 90 के करीब, और एनडीए 142 से 145। तो ये तो एक साफ साफ कहानी बता रहे हैं, और ये हमने जो ज्यादातर सर्वेज देखे उस कहानी से मेल खाता हुआ सा सर्वे है। लेकिन सर, आपसे जब बात हो रही तो आधा सर्वे बताया था पिछली बार, पूरा आ गया है, इस पर कुछ यकीन हो रहा है? देखिए, जो सर्वे आपको दिखाई दे रहा है वो मोटा मोटी वही है जो आप बिहार में यदि घूमने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद जो परसेप्शन निकल करके आता है, या लोगों की जो राय निकल करके आती है, मुझे कहीं एक जगह भी ऐसा नहीं दिखा। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हमने पान की गुमटी से लेकर के चाय की दुकान और बाकी ऐसे लोगों, टैक्सी और रिक्शा चालकों, इन सब लोगों के बीच में जाकर के बात करने के बाद निकला कि तेजस्वी लड़ बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन चुनाव नीतीश जीत रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं आया कि महागठबंधन जो है वो चुनाव जीतते हुए या सरकार बनाते हुए नजर आई। जो मोटा मोटी परसेप्शन था सीटों को लेकर था, बेशक था कि 140 आएगा, 145 आएगा, 165 आएगा या 175 आएगा। ये आंकड़े वैरी कर रहे थे। कोई कह रहा था कि 140 से नीचे तो कभी किसी भी हालत में हो नहीं सकता, और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि 170 172 तक जाएगा। ये मोटा मोटी जो आंकड़ा था वो बातचीत करने से मिल रहा था। मुझे लगता है कि जो लोगों का परसेप्शन था, जो सो बात करने से जो निकल कर आई, क्योंकि मेरे बातचीत का जो हम कह सकते हैं, बातचीत के आधार पर कोई आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक पद्धति नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन, मोटा मोटी आकलन आप जरूर उससे निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो आकलन इस राय से मेल खाते जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो गठबंधन है वो बहुत आगे है, और वो वहां पर सरकार बनाने 140 प्लस के बिल्कुल वाली हवा दिख रही है। इसमें कोई कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि पहले फेज में एनडीए ज्यादा अच्छा करेगा, ऐसा भास्कर का सर्वे बता रहा है। 76 से 78 सीटें पहले फेज में, दोनों में बराबर सीटें, 121 से 122 पहले और दूसरे चरण में। पहले फेज में 76-78 सीटें, मीन निकाले तो 77 बोल देते हैं, 77 सीटें एनडीए को पहले फेज में मिल सकती हैं, दूसरे में 66 मिल सकती हैं। महागठबंधन को पहले में 41 के करीब सीटें आ सकती हैं, अगले में 49 आ सकती हैं। मतलब पहला फेज एनडीए के लिए ज्यादा अच्छा है, दूसरा फेज महागठबंधन के लिए दूसरा वाला जो फेज है ना जी, वो पटना मगध का एरिया है। आप देखेंगे कि पिछली बार भी जो है यहाँ पर आरजेडी गठबंधन जो है वो बहुत अच्छा की थी। इस एरिया में बहुत अच्छा गठबंधन की। इस बार ऐसा लग रहा था कि एलजेपी के आने के बाद, एलजेपी आने के बाद जो है वो शायद एनडीए गठबंधन बेहतर पाले से प्रदर्शन कर सके, लेकिन सर्वे में वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। मोटा मोटी एज आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तरी बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन बहुत अच्छा कर रही है, उस प्रकार से मगध इलाका और पटना वाला इलाका में अभी अच्छा करते हुए नहीं दिख रही है इस सर्वे के आधार पर। और एलजेपी तो मुझे लग रहा है कि काफी, इनके सर्वे के मुताबिक तो ट्रैक्शन नहीं मिला चिराग पासवान को, ट्रैक्शन नहीं मिला, उनको सीटें ऐसी मिली। अब जैसे जब बेगूसराय का वो 2 सीट पर वो लड़ रहे हैं, मोटा मोटी बहुत टफ कॉन्टेस्ट है। ओबरा सीट लड़ रहे हैं यहां पर औरंगाबाद जिले के अंतर्गत, तो बड़ा टफ सीट है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निकाल नहीं सकते हैं। यदि आपस में, मैं एक लाइन बस सिर्फ एक शब्द बोल रहा हूं, आपस में यदि कार सेवा नहीं किया तो निकल सकती है सेवा। मतलब कार सेवा का मतलब आप जानते हैं अच्छी तरीके से। फ्रेंडली फाइट ना कर लिएगा, दोस्ती नहीं। देखिए, दोनों गठबंधनों में जो छोटी पार्टियां थी उनमें खास तौर पर उधर वीआईपी का नाम लिया जा रहा था, जिनके साथ कल तालाब में डुबकी लगाई थी राहुल गांधी ने, और इधर से चिराग पासवान, जिन्होंने पिछली बार जेडीयू को बहुत डैमेज किया था। मछली नहीं मिला, लेकिन हाँ, कि इनके आने से हमको बहुत फायदा होगा। वीआईपी के लिए भी कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। वीआईपी के लिए भी कोई खास फर्स्ट फेज में तो एक भी सीट नहीं दिया है वीआईपी को भास्कर के सर्वे ने, और ऐसी चिराग पासवान की पार्टी के लिए भी मात्र एक सीट जो है वो दिखाई जा रही है पहले फेज में। तो वो ये दोनों ही लोगों का आना कुछ खास लेके नहीं आएगा क्या, ऐसा फिलहाल सर्वे में दिखाई देता है। दूसरा सर्वे में बता देता हूं ताकि फिर दोनों में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है आप लोग बता पाए। दूसरा सर्वे चल दरिया में डूब जाए, पोल ट्रैकर का सर्वे है। इससे पहले लेकिन याद दिला दूं आपको, क्योंकि कल ही बात हुई थी शायद हमारी, हमने आपको सी वोटर का एक सर्वे दिखाया था, तो उसमें ज्यादा सवाल तो कौन चेहरा पसंद और कौन नहीं, और बाइपोलर इलेक्शन हो जाएगा अगर मान लें उस लोगों से यही कहा जाए केवल दो ही लोग में से एक मुख्यमंत्री बन सकता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी, तो बताइए किसको बनाना है। तो 41% लोग तेजस्वी ने का नाम ले रहे थे और 46% नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे। तो उसमें एक 5% की लीड नीतीश कुमार को थी, और वहीं से फिर उनका एक आकलन था कि ये पोल के बाद जो वोट आएगा, वोट भी इसी अनुपात में हो सकता है, 40, 41, 42% तेजस्वी को मिल सकता है और 45+% वोट जो है वो एनडीए को मिल सकता है। वैसी स्थिति इस सर्वे में दिख रही है, तो दोनों मेल खा रहे हैं। लेकिन पोल ट्रैकर अलग कहानी कह रहा है। ये कह रहा है, इन्होंने कोई डिटेल जानी नहीं की है, लेकिन केवल नंबर्स दिए हैं पूरी 243 सीटों के लिए। एनडीए 111 से 115, मैजिक फिगर से बेस्ट केस में 7 सीटें कम, और महागठबंधन 118 से 127, मतलब वर्स्ट केस में भी ये कह रहे हैं 118 आ जाएगा, मैजिक नंबर से केवल 4 कम, और अगर बेस्ट करेंगे तो 127, 122 से 5 सीटें ज्यादा। जन स्वराज को ये 4 से 7 सीटें दे रहे हैं। तो इनके हिसाब से टफ फाइट में महागठबंधन आ गया है, जो दूसरा सर्वे मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर दोनों टफ फाइट कह रहे होते तो उसमें किसी एक का अनुमान एक पार्टी की गठबंधन की ओर, दूसरा का दूसरे की ओर, तो समझ में आता। एक सर्वे कह रहा है, या ज्यादातर सर्वे कह रहे हैं कि एक तरफा कहानी एनडीए के पक्ष में है। एक सर्वे कह रहा है टफ फाइट में महागठबंधन आ गया। समीर जी, अब मुझे लगता है कि सर्वे इसी तरीके से होते हैं, मतलब कभी अगर आज 4 सर्वे अगर आप देखेंगे तो कोई एक सर्वे जरूर ऐसा रहेगा जो थोड़ा 3 सर्वे से अलग चलेगा। और इस बार पोल ट्रैकर इस तरीके से बता रहा है कि जिसमें वो एनडीए को 111 से लेकर 115 सीटों तक दे रहा है, मतलब वो एनडीए को बेसिकली बहुमत नहीं दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन को मिनिमम स्थिति में भी बहुमत दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 118 सीटें और 125 सीटें, मतलब वो मोटा मोटी कह रहा है कि महागठबंधन बड़ी मतलब ताकत के बन के रूप में उभर रहा है। मुझे लगता है अगर दोनों गठबंधन देखें, दैनिक भास्कर का जो सर्वे है और पोल ट्रैकर का सर्वे, अगर दोनों को मैं देखूं, और उसके पहले भी हमने कल जिस तरीके से और सर्वे पे चर्चा की, उसके पहले भी हमने कई सर्वे पे चर्चा की, तो सारे सर्वे को देखने पर मुझे लगता है कि इस बार दैनिक भास्कर का जो सर्वे वो मुझे काफी रियलिटी के करीब लगता है। और वो जो सर्वे जो बता रहा है जिस तरीके से वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहीं पर है जहाँ 2020 के करीब अप्रॉक्सीमेटली रहा था भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर 2020 की तुलना में हो रहा है, और उसका फायदा मुझे लगता है कि एनडीए को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जैसा 2020 में प्रदर्शन किया था, मोर और लेस भारतीय जनता पार्टी वही रहने वाली है। 2-4 सीटें ज्यादा ले सकती है भारतीय जनता पार्टी। 2020 में 74 सीटें थे, तो इस बार मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जा सकती है। लेकिन 2020 में जो नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर थी, वो इस बार अगर 63 पे चली जाती है या 70 सीटों पे जाती है, तो ये बता रहा है कि सीधे सीधे 20 सीटों का फायदा नीतीश कुमार का हो रहा है, जो 2020 में नुकसान हुआ था। तो आज अगर इंडिया को जो स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, उसके वजह सबसे बड़ा कारण ये नजर आ रहा है कि जो चिराग पासवान के कारण वोट 2020 में टूटा था, इस बार वो एनडीए के साथ इंटैक्ट है। भले चिराग लेकिन आपके अनुमान में तो जन स्वराज और पीके को बहुत अच्छा करना चाहिए, मतलब बिल्कुल पहले चुनाव के हिसाब से करेगी, तो वो तो इसमें नहीं, भास्कर के पोल में तो वो नहीं दिखता है। नहीं, सीटों में हिसाब से नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में उनको जरूर मिलेगा। और अगर आप बिहार का चुनाव देखें, अगर पिछले 2-3, तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही 75% करीब वोट बैंक चला जाता है, 22 से 23% वोट दूसरे पार्टी में जाता है। मुझे लगता है कि जो छोटी पार्टी और जो निर्दलीय को और नोटा में जो 22 से 23% वोट जाता है,
उसमें से एक बड़ा हिस्सा इस बार बड़ी प्रशांत किशोर पार्टियों को को जाएगा। स्पेशली एनडीए को इतना डैमेज नहीं करेगा। नहीं करेगा, बाकी छोटे दलों को जो निर्दलीय है उसको डैमेज करके मुझे लगता है राहुल जी, अपना चंक आपकी समझ किस ओर बन रही है? भास्कर का अगर आप सर्वे देखते हैं तो उसमें एक फैक्टर लिया गया है, महिलाओं को जो पैसा दिया गया है, ये फैक्टर उन्होंने बड़ी प्रोमिनेंटली लिया है, जिसका वो ये भी कहते हैं कि इस फैक्टर से जेडीयू को काफी फायदा होगा, ये उसमें बोला गया। लेकिन दूसरा फैक्टर प्रशांत किशोर उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर किया। क्या प्रशांत किशोर एक फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, ये उन्होंने डिस्काउंट करके चले। और ऐसे में जब आप मैंने उसमें उन्होंने जिन लोगों से बात की वो कमेंट्स भी अगर आप पढ़ेंगे ना सर, मैंने पढ़ा, तो उसमें वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर को की बात हो रही है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते वो फैक्टर नहीं रह गए। जैसे इससे पहले जब हम इस डिबेट में आए तो उससे पहले जो है मैं समीर जी से बात कर रहा था, समीर जी ने बड़ा एक वैलिड पॉइंट कहा। उन्होंने कहा कि अगर एक्स नंबर मतलब 25-30% जो हैं या ऐसे ही कुछ नंबर था, 23% लोग जो हैं वो अगर प्रशांत किशोर को सीएम फेस की तरह मानते हैं, क्या उनको 10% भी वोट नहीं मिलेगा? तो बड़ा लॉजिकल उनका ऑब्जर्वेशन था। तो अगर ये ऑब्जर्वेशन है और इसे हम माने और लोग बात भी कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर हो सकते हैं जो कि बहुत सारी सीटों पे बहुत ज्यादा जो है वो फर्क डालेंगे। किसके ऊपर ज्यादा असर डालेंगे, एनडीए पर या दोनों पे असर डालेंगे। और देखिए प्रशांत किशोर कोई ऐसा तो है नहीं कि वो एक पर्टिकुलर जाति या एक पर्टिकुलर समाज को लेकर आगे बढ़ रहा है। अगर प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं तो मुझे बताएं कि क्लोज कॉन्टेस्ट बन रहा है ये या क्लोज एक कॉन्टेस्ट तरफा है? ये क्लोज कॉन्टेस्ट है। मुझे ये लगता है कि बीजेपी जो है वो अपनी सीटें उसी तरह से बना के रखेगी, रिटेन जेडीयू। जहां तक जेडीयू का सवाल है, चाहे उनको महिला वोट हो रहा है, लेकिन तब भी बिहार की वोटिंग पैटर्न को जब हम देखते हैं और वहां के समाज को देखते हैं, तो क्या आप महिलाएं उस तरह से बढ़ चढ़ के वोट कर पाएंगी? पिछली बार से कम वहीं या उससे ज्यादा मिल सकता है? मेरे को लगता है उससे कम मिल पाएगा, क्योंकि उससे कम मिल पाएगा। उससे कम मिल पाएगा। और दूसरी तरफ जो युवा समाज है, जो जेडीयू से बिल्कुल अलग हटा हुआ है, वो किसको वोट करेगा, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। विजय जी, ये सब सर्वे एक बात पर तो करीब करीब सहमत है कि ये बाइपोलर इलेक्शन है। किसी को भी ले लें आप, जो आखिरी सर्वे है पोल ट्रैकर, वो भी मोटे तौर पे बाइपोलर इलेक्शन कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और मोटे तौर पे सबके सब सर्वे एनडीए को एज बता रहे हैं। हाँ जी। पोल ट्रैकर को आप उसमें 7 सीटें जो जनसुराज को दी है वो भी इधर जोड़ लेंगे तो 125 हो जाएगी एनडीए के। वो बाद में पता चलेगा। मैं कहने ही वाला था विजय जी को। नहीं, वो तो प्रशांत किशोर ही कह चुके हैं। सब चले जाएंगे, मुझे मालूम है, सब चले जाएंगे। यदि तेजस्वी में से और नीतीश कुमार जी में से कोई होगी तो नीतीश कुमार होंगे। अब आप देखिए, ये शरारत कर रहे हैं, ये नहीं कहा, अलग अलग बातें क्लब कर रहे हैं आप। नहीं, ये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मेरी पसंद होंगे तेजस्वी के उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ तेजस्वी या नीतीश में से किसी एक को चुनना हो, तो उन्होंने कहा एनी डे नीतीश कुमार। बस वही बात। लेकिन नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर आपके कुछ लोग जीत के आ गए और जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए तो आप किसकी तरफ जाएंगे? उन्होंने कहा मैं किसी की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है मेरे विधायक चले जाएंगे और इसके बाद अलग इशू है। लेकिन जब तेजस्वी प्रशांत किशोर ये तो कह रहे हैं ना कि भाई उनकी पसंद नीतीश कुमार है तेजस्वी के कंपैरिजन में। हाँ, और तो कौन है? चिराग पासवान। वो खुल करके कह देंगे फिर तो बात ही नहीं। यदि खुल करके कह देते कि हमारे विधायक उधर जाएंगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा था? तो पहली बात, उनकी जरूरत पड़ने वाली है क्या? नहीं, वो तो बाद में देखेंगे कितना। देखें समीर जी जब तक खड़े तब तक तो उनकी जरूरत बनी हुई है। समीर जी के हिसाब से तो बनी हुई है। मेरे हिसाब से चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों लोग सिंगल डिजिट में होंगे। ओके। चिराग पासवान एनडीए को तो फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान का बड़ा नुकसान हो रहा है। उसकी 2 वजह मैं वहां पर बताता हूं आपको कि चिराग पासवान की जितनी सीटें हैं उसमें से ज्यादातर सीटें वो आरजेडी के मुकाबले लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो फंस गए हैं। आरजेडी किसी भी हाल में सबसे ताकतवर पार्टी है, खासतौर से चिराग पासवान की पार्टी के मुकाबले में। ये स्थिति कांग्रेस के साथ हो गई है। कांग्रेस की ज्यादातर सीटें बीजेपी के खिलाफ है। यदि वो छोटी पार्टियों के खिलाफ उनकी सीटें होती तो शायद उनको और आसानी होती। बीजेपी के खिलाफ सीटें हैं तो कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होगी जी। अब बाइपोलर इलेक्शन हो गया है तो सीपीएम से भी लड़ रहे हैं ना, उसमें भी बीजेपी को एज हो जा रहा है। हाँ, तो बाइपोलर इलेक्शन में दोनों में से कौन कहां पहुंचेगा कितना कह सकते हैं, नहीं है, एज है। एक और जो कल रात को मुझे एक जानकारी मिली कि जो 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं को, उसमें जेडीयू ने कोशिश करके, मतलब कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैक्सिमम जो 1.25 करोड़ दिए हैं वो जेडीयू वोटर्स को दिए हैं। अब ऐसा कैसे कर पाए होंगे? लेकिन ऐसा तो होता है, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम है क्या?
ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो यदि आप सरकार चलाते हैं तो आपको पता होता है उनको कि ज्यादा फायदा होगा इसका फायदा ज्यादा होगा। चलिए, तो अच्छा, इस चुनाव में ठीक है। एक लाइन मैं बता देता हूं कि बीजेपी जेडीयू में जेडीयू की सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी की सीटें जो हैं वो रिटेन करेंगे, लेकिन जेडीयू की सीटें बढ़ेंगी तभी। और इसको इसी तरह से भी देखिए कि बीजेपी का जो यू टर्न है, मैं इसको यू टर्न कह रहा हूं जी, कि वो नीतीश कुमार के खेमे में आ गए। हाँ, ये तो हमने बात की उनको, हाँ, तो वो इस वजह से आगे चल रहे हैं हमसे तो ज्यादा ही जानते हैं। हाँ, उनको ये लगने लगा है कि भाई नीतीश की जरूरत तो हमें है। मैं ओवैसी साहब की बात जो है करना चाह रहा था, ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। बहुत सारे फैक्टर्स क्योंकि चुनाव में काम करते हैं और छोटे छोटे फैक्टर्स बहुत बड़े हो जाते हैं। अब मोकामा में जो कुछ हुआ, दुलारचंद का जो केस हुआ है जी, उनकी जो हत्या हुई है, वो आप सिंपल ऐसे हत्या मत देखिए, उसको वो सर जो है डिटेल में अगले हिस्से में उसमें डिस्कस करेंगे। ओबीसी वर्सेस भूमियार उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आपको ओवैसी की बात सुनाना चाह रहा हूं क्योंकि अब जिसके तरीके से कमर कस रहे हैं ओवैसी, मैंने इनको ऐसा बोलते हुए नहीं सुना। बिहार में भी आ चुके हैं, पिछले इलेक्शन में लोकसभा लड़ते हैं जगह जगह, इनकी स्पीचेस हम खूब सुनते हैं, आपको सुनाते भी हैं। मैंने इतना गुस्सा इनकी बातों में और इनकी आंखों में कभी नहीं देखा। ये इन्होंने अपने ऊपर एक पर्सनल अफरंट लिया है, ये एक दुश्मनी की शुरुआत है असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी के बीच में। हुआ क्या कि एक इंटरव्यू में कहते, सीनियर पत्रकार से इंटरव्यू में कहते हुए तेजस्वी ये बोल गए, उन्होंने पूछा, वो बार बार आपके गठबंधन में आना चाह रहे थे ओवैसी, आपने क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा एक्सट्रीमिस्ट की हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इस शब्द को, एक्सट्रीमिस्ट को, उन्होंने अतिवादी, आतंकवादी, जाने क्या 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 नहीं कहा और कितनी बार अपनी स्पीच में दोहराया। ओवैसी ने यहां तक कहा कि इस मतलब तेजस्वी अब बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, तुम जो मुझे बोल गए हो, मुझे आतंकवादी कहते हो। आप जरा जबान सुनिए ओवैसी की तेजस्वी के लिए। तुम्हारी यह जहनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात कि अब हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। 25 सीट लड़ रहे हैं ये, और पिछली बार 5 विधायक लेकर के आए थे ना समीर जी, इस बार तो मुझे लग रहा है इन्होंने कसम खा ली है कि मुझे बस किसी तरह तेजस्वी का नुकसान करना है। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने पूरी कोशिश की थी पहले कि भाई किसी भी तरीके से महागठबंधन में शामिल हो जाए। भाई इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ढोल नगाड़े लेकर पहुंच गए थे कि कान के खोल ढोल सुन करके सब उन्होंने गाना गाया। उसके बाद भी तेजस्वी ने उनको भाव नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से संदेश भेजाने की कोशिश की कि भाई एआईएम को गठबंधन में ले लिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से संदेश देना नहीं चाहते थे कि सीमांचल में ओवैसी का कोई दखल है, और जो 5 सीटें 2020 में उन्होंने जीती थी उसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और उस 5 सीटों के दम पर हम ओवैसी के सामने दबने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि यह ओवैसी को बहुत खटका, और फिर उन्होंने तय किया कि हम 32 या 33 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और सीमांचल की 24 सीटों पर उन्होंने पूरा दाव, जिस तरीके से ओवैसी ने इस बार खेला है और जनसुराज भी जिस तरीके से इस बार सीमांचल पर दाव खेल रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जो सबसे बड़ी ताकत उनका जो सीमांचल का क्षेत्र रहा है 24 सीटों का, वो सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया है। वहां पर ओवैसी पूरी ताकत के साथ अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं।